हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सी टेट का पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री लेकर आई हूँ। ये जो इससे पहले मैं एक चैप्टर करा चुकी हूँ, कब क्या कहाँ और कैसे चैप्टर को करा चुकी हैं। आज मैं सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो आपके सभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक चैप्टर करा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, PYQs चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके सभी चैप्टर करा देते हैं और साथ में इसके जो PYQs हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं साथ साथ करा के चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा कौन सा है? अध्याय 2 है और आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक दे रखा है कि तुषार क्या है? एक लड़का है, उसकी रेल यात्रा। तुषार एक लड़का था जो रेल में क्या कर रहा था? यात्रा कर रहा था। अब उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि कह रहे हैं कि तुषार एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार जो एक लड़का है वो कहाँ जा रहा था? अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से कहाँ जा रहा था? चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई और जो था रेल में जब बैठा तो उसे कौन सी सीट मिल गई थी? एक खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से उसने बाहर की ओर जब वो देखने में मगन हो गया तो वहाँ पर क्या देख रहा है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगी और वहाँ पर क्या दिखता जा रहा है कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से क्या हो रहे हैं? पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर क्या रखा? हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की है। कि उन्होंने कहा कि जो रेल आई है वो मात्र सिर्फ 150 साल पहले ही यात्रा शुरू हुई है रेल में, और बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। और जो बस आई सबसे पहले क्या आई थी? रेल आई थी। और उसके बाद क्या आई थी? बस जो थी इसके कुछ दशक के बाद आई। तुषार यहाँ पे क्या सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थीं तो वे कैसे यात्रा करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिताते थे? तो उसका मतलब था कि जो वो देख रहा है, उसके जो चाचा ने ये बताया था कि जो ट्रेन आई है ये अभी 150 साल पहले आई है, ना कि 150 साल पहले आई है, ना कि बहुत इससे भी पहले आई थी। उसके बाद क्या आई? बस आई। तो उसने ये सोचने लगा कि जब ट्रेन और ये बस नहीं था तो उससे पहले लोग क्या एक ही जगह पर रहते थे या अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे? तो उसने कहा अपनी सारी ज़िंदगी कहाँ पर बिताते थे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये अपने चाचा से कहते हैं तो चाचा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं आरंभिक मानव। क्या पढ़ते हैं? आरंभिक मानव, यानी कि स्टार्टिंग के जो मानव थे तो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे, काहे के लिए घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जैसे कह रहे हैं कि जो आरंभिक मानव है तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो हम आखेटक संग्राहक के नाम से किन्हें जानते हैं? उन्हें जानते हैं जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे उस महाद्वीप में। तो क्या कह रहे हैं? उसके बाद भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो क्या करते थे? भोजन का इंतजाम करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कौन? आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो क्या करते थे? आमतौर पर ज़्यादातर क्या करते थे? वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। कौन? आखेटक खाद्य संग्राहक लोग। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। कौन? आखेटक खाद्य संग्राहक के जो लोग थे वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये था कि वो एक जगह से कहाँ जाते थे? दूसरी जगह पर जाते थे। इसके कई कारण थे। तो क्या क्या कारण थे हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहला कारण कह रहे हैं कि पहला कारण ये था कि
कि वे जो थे वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, आसपास के पेड़ पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। कहते हैं इनका मतलब ये था कि जब वो जो लोग थे आघातक खाद्य संग्राहक लोग थे, तो जब वो एक जगह पर रहते थे तो कुछ दिनों तक रहते थे, तो वहाँ पर की जितनी भी चीज़ें थी उनको सबको खा लेते थे। फिर वो क्या चीज़ें होती थी, समाप्त हो जाती थी, इसलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो दूसरा कारण है कि अपने जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और अपने मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो कि जानवर अब क्या करते थे, पहले वो लोग जाते थे, अब कह रहे हैं कि जो जानवर थे वहाँ पर जानवरों के लिए भी चारा नहीं बचता था, तो वो भी अपने खाने के लिए चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। अब क्या जो जानवरों का शिकार करते थे तो वो भी इन जानवरों के पीछे जाया करते थे। नेक्स्ट हमारा जो है इसके तीसरा कारण क्या हो सकता है, तो तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, कि ये नहीं कि जहाँ पे वो रह रहे तो वहाँ पर जो थे, जैसे कि जनवरी में कोई फसल आ गई तो उन्होंने खा ली। अब क्या है, वो जनवरी में आएगी तो फिर वो वहाँ पर इतने दिन नहीं रुकते थे, तो फिर वो वहाँ से लौटकर कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। तो तीसरा कारण ये हो सकता है। देखिए पहला कारण था क्या था कि वो अपने खाने पीने के भोजन की तलाश में जाते थे, दूसरे जब वो जानवर जाते थे उनके पीछे जाते थे। तीसरा कारण यह है कि फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या फिर पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। तो पानी और झीलें झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। तो पानी जो था, पहले जो था पानी कहाँ मिलता था, हमें झीलों में, झरनों में, नदियों आदि में मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। यद्यपि कहने के कभी कभी झीलों का पानी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। जब बारिश होती थी तो उसमें इकट्ठा हो जाता, तभी बारिश का पानी मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में वहाँ से चले जाते थे, इधर उधर जाना पड़ता था। अब हम पढ़ते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी मिलती है, देखिए जो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन सॉरी, जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें पुरातत्वविद थे, तो पुरातत्व जो विद थे उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग जो था आखेटक संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए तो लोगों ने क्या कहते हैं, पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए, और इनमें से जो पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे, जो पत्थर के औजार थे वो क्या थे, आज भी बचे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो औजार थे बने हुए, तो उन औजारों का जो उपयोग था वो फल फूल काटने के लिए किया जाता था, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। इनमें से जो औजार थे वो फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल को और जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता था। बल्कि कुछ के साथ हड्डियाँ या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ के साथ क्या था, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, और कुछ औजारों से क्या कहते हैं, जो लकड़ियाँ थी मोटी मोटी, तो उन्हें काटा जाता। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। अब क्या था, वहाँ पे जो लकड़ियाँ थी उनका उपयोग क्यों किया जाता था, उनसे जो था ईंधन, जैसे कि चूल्हा वूल्हा जलाया जाता था, उस पर खाना बनाया जाता था, इसके लिए भी किया जाता था। दूसरा उसका झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, लकड़ियों से भी औजार बनाए जाते थे। देखिए इसमें दो तरीके के औजार दिए गए हैं, पत्थरों के औजार दिए गए हैं। देखिए इसमें पढ़ते हैं कि देखिए पत्थर के औजार का उपयोग बाएं ओर, जो पत्थर के औजार का प्रयोग जो था वो बाएं ओर दे रखा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था पत्थर के औजारों का उपयोग। तो यहाँ पे पत्थर के औजार का उपयोग जो है बाएं ओर, यहाँ पे क्या किया था कि जो पत्थर से थे वो जो थी उसमें जो ज़मीन में जड़ें थी उनको खोदने के लिए किया जाता था। और दूसरा क्या है, दाएं ओर जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को, कि जो जानवर की खाल से वस्त्र बने होते थे उनको सिलने के लिए किया जाता था, किसका, पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पे रहने की जगह निर्धारित करना। तो यहाँ पे रहने की जगह निर्धारित करना, तो मानचित्र 2 को देखो। यहाँ पहले फर्स्ट चैप्टर में मानचित्र 1 दे रखा है और यहाँ पे मानचित्र 2 दे रखा है। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले, कह रहे हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं, ऐसे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं।
और इनके अलावा भी कई और स्थानों पर आखेट संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी क्या गए पाए गए हैं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, लाल त्रिकोण वाले वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा त्रिकोण है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, जो लाल त्रिकोण बने, तो जैसे कि भीमबेटका हो गया, हुसगी हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गया, तो ये लाल त्रिकोण वाले हैं। तो यहाँ पे क्या मिले हैं, हमारे आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें देखते हैं कि क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भीमबेटका जो यहाँ पे देखे पहले चलते हैं शैल चित्रकला क्या है। तो जो शैल चित्रकला है, शैल चित्रकला, इनसे हम क्या पता चलता है, तो जो शैल चित्रकला है इससे क्या पता चलता है। तो ये क्या है, एक शैल चित्रकला है, इसके चित्र के बारे में बताओ। देखिए तो एक हिरण है जो भाग रही है, पीछे से दूसरी चीज़ भाग रही है, तो कह रहे हैं कि इससे क्या पता चलता है, इसके बारे में बताओ। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, तो जहाँ पे जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो जिन गुफा में लोग रहते थे उनकी जो दीवारें थी उनके आसपास कुछ चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश कहाँ मिले, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। इसमें जो जंगली जानवर थे, जो जंगल में रहने वाले थे, उनका क्या है, सजीव चित्रण किया गया है। तो देखिए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदाराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, जो गुफा में लोग रहते थे तो वो क्या करते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। कहाँ, गुफाओं में उन्हें। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। जो गुफाएं थी, कौन सी गुफाएं थी, हमारी जो गुफाएं थी, करांदल गुफाएं मिली हैं, तो ये जो थी वो कहाँ थी, नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग क्या जगह चुनी होगी। तो गुफाएं चुनी, जैसे इस तरीके की जो होती थी वो क्या होती थी, गुफाएं होती थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पुरा स्थल क्या था। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो पुरा स्थल जो होता था, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल किसे कहते हैं, जो पुरा स्थल है तो ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिले, अवशेष मिलते थे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। तो जहाँ पे ये वस्तुएं प्राप्त हुई थी तो उन्हें कहते हैं पुरा स्थल कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का उन्होंने क्यों बनाई थी, जो औजार बनाए थे, बर्तन थे, तो उनका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे औजार मिले, बर्तन मिले, इमारतें जैसी अवशेष मिले, उनके वहाँ पर अवशेष मिले। तो ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण लोग करते थे वो अपने कार्यों के लिए करते थे और फिर बाद में वहीं पर छोड़ गए। ये ज़मीन के कभी ऊपर मिले हैं औजार, तो कभी नीचे मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, इमारतें, तो ये सब क्या है, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। नेक्स्ट हम क्या है देखते हैं कि आग की खोज। अब यहाँ पे बात है कि आग की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी। तो मानचित्र 2 में अभी हमने पढ़ा था कुरनूल गुफा। तो कुरनूल गुफा जो पढ़ी थी वो क्या था, त्रिकोण था, लाल त्रिकोण में अभी देखा था आपने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12 है, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो वहाँ पर क्या काय के अवशेष मिले थे, राख के अवशेष मिले थे। कहाँ पर मिले थे, कुरनूल गुफा में। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे, तभी वहाँ पर राख मिली है। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था। तो जो आग जलाई जाती थी वो क्यों क्यों जलाई जाती थी, अलग अलग कार्यों के लिए जलाई जाती थी। सबसे पहले तो लाइट नहीं होती थी, तो इसलिए जब आग जलती थी तो वहाँ से प्रकाश मिलने के लिए। दूसरा उससे क्या है, मांस को भूनने के लिए, ठीक है, उनको खाना, जब मांस खाते तो कैसे कच्चा खाएं, तो इसलिए मांस भूनने के लिए भी उनको किसकी ज़रूरत पड़ी थी, आग की। और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, जब आग जलाते थे तो बहुत सारे खतरनाक जो जानवर थे वो आग से दूर भाग जाते थे।
अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं नाम और तिथियाँ। तो नाम और तिथियाँ तो अलग अलग काल थे और उनकी अलग अलग तिथियाँ थी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जिस जैसी पीरियड या फिर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने अलग अलग नाम रखे हैं। तो आरंभिक काल को वो क्या बोलते थे, कह रहे हैं कि जो आरंभिक काल था, स्टार्टिंग का जो काल था, आरंभिक काल था, उसको क्या करते थे, पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे, आरंभिक काल को वो लोग पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे, पूरा पाषाण काल कहते थे। दूसरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना था, कैसा था, पुरा। पुरा से मतलब है प्राचीन, तो पूरा पाषाण काल है तो उसका पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। तो प्राचीन यानी प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ये नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है औजार थे वो कहाँ के थे, पत्थरों के औजार थे। फिर आता है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल था वो कब से माना जाता है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो हमारा पूरा पाषाण काल था, देखिए पूरा जो पूरा पाषाण काल था इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो किसमें किया गया था, तो क्या था, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल था उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग तो आरंभिक में बांटा गया था, फिर मध्य में बांटा गया था, और फिर किसमें, उत्तर पूरा पाषाण युग में बांटा गया था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी के दौरान घटित हुई। जो मानव का इतिहास हुआ है, जो मानव इतिहास है, तो उसमें 99% जो था वो मानव इतिहास इसी के दौरान हुआ था। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है फिर पर्यावरण में जो हमारे इन्वायरमेंट में जो था वो क्या हुआ, बदलाव हुए, चेंजेस हुए, तो उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। देखिए एक था हमारा क्या होता था, एक आरंभिक पूरा पाषाण युग था, मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग को जिसमें जो थे क्या थे, पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, तो मध्य पाषाण युग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया था। इस काल के पाषाण औजार जो थे, इस काल के जो औजार थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। कैसे होते थे, छोटे, बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। कहाँ कब मिलते थे, ये मध्य पाषाण युग की बात हो रही है। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसके दौरान बनाए जा रहे थे, और जो पूरा पाषाण के जो युग के जो औजार थे वो भी इसी में बनाए जा रहे थे, जाते रहे हैं। फिर आता है कि अगले युग की जो शुरुआत होती थी वो क्या था, 10,000 साल पहले से होती थी। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब क्या मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्यायों में तुम्हें इन्हें अनेक नाम लिखे मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या क्या नाम रहे होंगे। अब बात करते हैं कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में जो थे, कहने के कब, तो 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी तो उसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा बदलाव आए, और गर्मी क्या होती, जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी पड़ी तो इससे जो था, जो कई क्षेत्रों में घास के मैदान जो थे वो बनने लगे। इससे हिरण और बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो कह रहे हैं बदलती जलवायु जब बदली तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ी तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वहाँ से घास के मैदान बनने लगे। जब घास के मैदान बनने लगे तो वहाँ पर जो जानवर ज़्यादा घास खाते थे वो वहाँ पर आ गए, तो उससे उनकी संख्या भी बढ़ी, और जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, और जो जानवर ऊपर आए, बारहसिंगा है, हिरण है, बकरी है, तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे क्या हुए, आ गए। खाने पीने की आदतों और प्रजनन के साथ समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। कौन से काल में, आपके
जब जलवायु बदली थी। फिर आता है हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। खेती और पशुपालन कैसे शुरुआत हुई, इसी दौरान जो था उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, तो किस दौरान, इसी दौरान जो था जब जलवायु में चेंजेस आया तो क्या हुआ कि उसी महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, यानी कि नेचुरली रूप से उगने लगे। किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया, बल्कि वो जो थे क्या था, गेहूं, जौ और धान जो थे वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि जो यहाँ पर गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से अपने आप ही उगने लगे थे, तो इनको जो था महिलाएं, बच्चे, पुरुषों ने जो था इकट्ठा किया, खाने के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे। तो उन्हें ये भी पता हो गया कि अनाज कहाँ उगता है और कब कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। पहले तो एक बार नेचुरल हुआ, फिर जो थे उनको लोगों ने सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, वे लोग जो थे कृषक बन गए होंगे। यहाँ पे ऐसी बात हो रही कि मतलब उनके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करा और उन्हें पालतू बनाया। फिर क्या हुआ, उनके पास चारा आ गया, जैसे उन गेहूँ, जौ, चावल जो भी थे, धान, तो उनको जानवरों को क्या था, आकर्षित करने के लिए उन्हें पालतू बनाया होगा। तो उन्होंने अपने घर के आसपास ये सब चीज़ें रखी, लोग जानवर वहाँ पर आए, आकर्षित हुए और वो पालतू बना। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। जो जानवर थे वो कैसे, कहाँ रहते थे, झुंड में रहते थे, ढेर से रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और लोग जो थे वो जंगली जानवरों से, जो जंगल में रहने वाले जानवरों के मतलब आक्रमण से उनकी क्या करते थे, सुरक्षा करते थे और इन्हें धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब बात करते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। जो घरेलूकरण है उसकी प्रक्रिया कैसे हुई। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को, तो जो लोगों ने पौधे उगाए, ठीक है, और फिर जानवरों की देखभाल करी तो उसको क्या किया गया, एक घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते गए। जो अपनाए गए पौधे और जानवर जो थे वो अक्सर जो जंगली पौधे और जानवरों से क्या थे, भिन्न थे। तो जो उनके जानवर और पौधे थे जो इनके घर के पास होते थे और जिन जिन पौधों को ये लगाते थे वो अलग थे, और जंगली जानवर और पौधे जो थे वो भिन्न थे। इसी वजह से ये कि प्रक्रिया तहत अपनाए गए पौधे तथा जानवरों के लोगों का चयन करने लगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं जानवर, पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो लोग ऐसे जानवरों को लेते थे जो कम बीमार होते हैं। यही लोग नहीं, उन्हें ऐसे पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के साथ पके भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा गया ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। कहने के यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पाले गए जानवर और जो जंगली जानवर थे वो दोनों अलग अलग थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो जंगली जानवर के दांत जो थे वो ज़्यादा, सींग और दांत बड़े होते थे, लेकिन जो पालतू जानवर के दांत जो थे वो छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, तो यहाँ पे जो दांत हैं तो इन दांतों को देखिए और पता लगाइए कि कौन से पालतू हैं और कौन से, देखिए जो हमारा छोटा दांत है तो वो पालतू जानवरों का है, ठीक है, और ये जो बड़े हैं वो जंगली जानवरों के हैं। ये प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो प्रक्रिया वो इसी प्रक्रिया की वजह से, जो भी आजकल हम लोग भोजन करते हैं तो वो किस प्रक्रिया से, इसी प्रक्रिया से हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में जो सबसे प्राचीन फसल थी कृषि की वो कौन सी थी, हमारी गेहूँ तथा जौ आते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते और भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे पहले जो कृषि की में फसल आई थी तो गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरीके से अगर पालतू जानवर की बात करें तो उसमें कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले जानवरों में कुत्ता आया और फिर उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक नवीन जीवन शैली।
अनाज का उपयोग क्यों क्यों करते हैं? तो अनाज का उपयोग करते हैं बीजों के रूप में करते हैं। तो हम जब अनाज को बोते हैं तो उससे हमारा अनाज निकलता है, तो एक तो उसको बीज के रूप में, दूसरा उसको खाद के रूप में। जब हमारा अनाज पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो हम उसको उससे पेट भरते हैं, भोजन करते हैं। उपहार के रूप में किसी को हम दे भी सकते हैं अनाज को, उपहार के रूप में भी, और भंडार के लिए भी है, ताकि हम आगे उसको सुरक्षित कर सकें, ताकि उसका यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पेड़ पौधे के बीज को बोकर देखो, यदि कि आप लोग देखेंगे कि किसी पौधे के बीज, यानी कि अमरूद के बीज को बोकर देखो, पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। देखिए, जब हम बीज बोते हैं तो एकदम तो आज बीज बोया कल नहीं निकल आता, बल्कि उसमें कुछ समय लगता है, और उसमें कुछ महीने भी लगते हैं, कुछ दिन, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए लोग जो थे वहाँ पर उनकी देखभाल करते थे, और वहाँ पर लंबे समय तक उन्हें क्या करता था, रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों तक पकने तक, उनकी कटाई सिंचाई तक, और जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। फिर क्या करते थे, जब उनका जो अनाज तैयार होता था, तो उसके लिए क्या करते थे, जानवरों से उनको बचाते थे, चिड़ियों से बचाते थे, और उनकी सुरक्षा करते थे। बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जब जो था अनाज की कटाई होती थी, उसके बाद उसको जो उपयोग उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर करना पड़ता था उसका उपयोग। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक होता था। अनाज को एक तो भोजन के लिए भी यूज़ किया जाता था, दूसरा उसके बीज, उसके नेक्स्ट फसल के लिए भी उसको बचाकर रखा जाता था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात भी सोचनी पड़ी। तो बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। ठीक है, अब क्या है, अनाज को हम रखेंगे कहाँ, उसको स्टोर कहाँ में करेंगे? टोकरियाँ बनी, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, तो उसमें क्या रखते थे, अनाज के दानों को रख देते। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या फिर भोजन संग्रह, जहाँ पे शिकारी या फिर भोजन संग्रह, जो भी हम भोजन को स्टोर करते थे, करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आपने जवाब में कारण बताओ। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर जो थे वो क्या थे, चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं। जानवर क्या देते हैं, तो जानवर बच्चे देते हैं, जिनसे उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जब बच्चे देते हैं तो फिर उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। कि अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। देखिए, जानवरों की जब हम देखभाल करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है, फिर उससे संख्या बढ़ती है तो उससे हमें दूध भी प्राप्त होता है। दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध हमारे लिए क्या है, एक भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें क्या मिलता है, जानवरों से हमें भोजन भी मिलता है, ठीक है, और मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। और पशुपालन जो है, पशुपालन को जो भोजन भंडार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, तो भोजन के अतिरिक्त हमें भोजन भी मिलता है, ठीक है, मांस भी मिलता है, उससे हमें खाल भी मिलती है, और हड्डियाँ भी मिलती हैं, उससे बहुत चीज़ें मिलती हैं हमें जानवरों से। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो आरंभिक कृषक जो थे और पशुपालक थे, उनके बारे में हम पता करते हैं। तो मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या को 12 को देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो नीले वर्ग, अब हम जहाँ पे बात करते हैं तो जो वर्ग बता रहे हैं कि नीले वर्ग, यहाँ पे देखिए जितने भी नीले वर्ग हैं, देखिए ये इस तरीके के जो नीले हैं, ये जो वर्ग दिख रहे हैं, तो इनके बारे में बता रहे हैं। तो जो नीले वर्ग हैं, तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि क्या बता रहे हैं। जो नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है। जो नीले वर्ग हैं वो उसको दर्शाते हैं जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो जहाँ पे नीले वर्ग अभी देखे थे, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक हैं तो अलग अलग जानवरों की हड्डियों की भी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं।
स्थानीय जीवन की ओर। अब कह रहे हैं कि जहाँ स्थानीय जीवन की ओर, तो स्थानीय जीवन की ओर जो हमारा क्या था, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियाँ, पुरातत्वविद जो थे उनके उनको जो थे कुछ स्थानों पर, पुरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले। कहे कि झोपड़ियों के और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो जो बुर्ज होम है, कह रहे हैं कि जो बुर्ज होम के लोग थे वो गड्ढों के नीचे क्या बनाते थे? अपने मकान बनाते थे, घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गड्ढे के नीचे होते हैं घर, तो उन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और जो गड्ढों के अंदर घर बने होते थे उनमें क्या होते थे? जिससे कि गड्ढे में घर है तो उसको उतरने के लिए जो थी क्या होती थी? यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो सीढ़ियाँ होती थी, इनमें से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती रहती थी, और जब ठंड होती थी तो उनमें क्या मिलती थी? उन्हें सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो पूरा जो जिन्होंने मतलब इनके रिसर्च किया, तो उन्हें क्या कहते थे? झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर क्या है? आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर दोनों खाना बनाते थे, यानी कि जैसे कि मौसम जैसा होता था उसी के अनुसार वो खाना बनाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश बढ़ाई जाती थी। तो कह रहे हैं कि जो कुछ औजार ऐसे हैं तो उनकी धार को अधिक करने के लिए उन पर क्या चढ़ाई जाती थी? पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। जो ओखली मूसल था उसका भी प्रयोग किया जाता था क्या? अनाज को पीसने के लिए, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, और आज भी ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता जा रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पे जो औजार हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नवपाषाण युग के कुछ यहाँ पे उपकरण दिए गए, जो नवपाषाण युग के औजार हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से। कई प्रकार के जो नवपाषाण युग के जो पुरा स्थल थे, नवपाषाण जो स्थल थे, यानी जो नवपाषाण के जो पुराने स्थल थे, तो वहाँ से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। क्या किया था? अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। हम बर्तन में क्या रखते हैं? आज भी हम बर्तनों में चीज़ें रखने का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। फिर क्या जो था, खाना बनाने लगे तो उसमें बर्तनों में खाना बनाने लगे। गेहूँ, चावल तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो ये क्या मतलब ये सभी बदलाव जो थे एक साथ आ गए? तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं जगह पर स्त्री जो पुरुष जो थे खाद्य भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र को क्या रखा होगा? इस पात्र में क्या रखा होगा? फिर आता है सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो यहाँ पे मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेहरगढ़ ढूंढो। अगर हम यहाँ पे मेहरगढ़ ढूंढते हैं, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ कि स्त्री पुरुष ने एक इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। कहाँ? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में जो था सबसे पहले जो था हमारा क्या था, जहाँ पर स्त्री पुरुष ने जो था सबसे पहले गेहूं को उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ पर सीखा था? मेहरगढ़ में। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जानवरों
की हड्डियां मिली हैं। कहाँ? मेहरगढ़ में मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की भी हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इस इलाके अलावा चौकोर तथा आयताकार, चौकोर यानी कि आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले। प्रत्येक घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा कमरे, और हर घर में कितने कमरे थे? मेहरगढ़ में 4 या फिर उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम में आते होंगे। तो उन कमरों में क्या जाता? जो अनाज था उनको रखा जाता होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके सगे संबंधी उसके प्रति जो थे सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कुछ लोगों की आस्था रखते हैं कि जब लोग मर जाते हैं उनके बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। कहाँ? मेहरगढ़ में रखे जाते थे। तो यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे ये घर बने होते थे इनमें 4 कमरे होते थे। तो मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तो तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? तो ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक बार एक मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा हो गया हो कि मतलब जब व्यक्ति मर गया तो वो लोग समझते थे कि वो क्या खाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो उपयोगी शब्द क्या थे? आखेटक, खास संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। पुरा पाषाण युग में जो थे पत्थर के बने औजार थे और बहुत बड़े बड़े थे। मध्य पाषाण युग में उसके छोटे हो गए। ठीक है। लघु पाषाण युग, कृषक कौन होते थे? जो कृषि पशुपालन, जो पशुओं को पालते थे। नव पाषाण युग, फिर कब्र। तो अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। आपको PDF मेरे आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ठीक सेम यही चैनल है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। तो यहाँ पे क्या है, कल्पना करो तुम आज से 1200 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारा मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तो तुम रंग बनाओगे, रेखा खींचोगे या फिर उनमें से रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? आओ याद करें। यहाँ पे क्या करेंगे, इन वाक्यों को पूरा। आखेटक संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे वहाँ पर उनको बारिश से धूप से उनको क्या मिलती थी? राहत मिलती थी। घास वाले मैदानों का विकास जो था वो कैसे हो गया था? क्योंकि जहाँ वहाँ पे जलवायु जो थी बदली थी, इसलिए घास वाले मैदानों का विकास हो गया था। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले जो लोग थे वो एक स्थान पर इसलिए लंबे समय तक रहते थे क्योंकि जब वो कोई चीज़ बोते थे तो वो एक दिन में तो नहीं निकल आती थी, इसलिए उनको टाइम लगता था। इसलिए वो उसकी देखभाली करते थे, जानवरों से भी उसकी देखभाली करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे, उनको पानी देते थे, इसलिए वहाँ पर रहते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनकी पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो ये सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके। इसमें कुछ तिथियां दे रखी हैं। जो मध्य पाषाण युग था वो आपका कितना था? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग जो हुआ था वो 10,000 साल पहले था और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो था वो 8,000 साल पहले हुआ था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग भी अपनी अच्छी से तैयारी चाहते हैं और सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो आप लोग NCERT को ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही साथ आपके जो PYQs हैं वो भी मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।